महिलाएं तो केवल मंगल गान करती हैं। देवताओं द्वारा जो आयुर्वेद का ज्ञान ऋषि मुनियों को उपदेश किया गया था, महर्षि चरक ने उस ज्ञान की एक एक बूंद को इकट्ठा कर सुव्यवस्थित ढंग से सागर रूपी संहिता की रचना की, जिससे संपूर्ण जगत के प्राणियों के स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोगियों के रोग की चिकित्सा की जा सके। ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है तो ये ग्रंथ का जो रचनाकार है उसके विषय में भी जानकारी बहुत आवश्यक है। और अभी जो हम लोगों के पास जानकारी चरक के स्थान के विषय में थी वो अधूरी थी, और जो ये प्रयास किया जा रहा है यदि हम चरक के स्थान को सिद्ध कर ले जाएंगे और देख रहे हैं कि ये चरक का ये स्थान है तो बहुत बड़ा आयुर्वेद के लिए ये योगदान होगा। और जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, जो आयुर्वेद के अध्यापक हैं, जो आयुर्वेद का अनुसंधान करता है, उनके लिए बड़ा प्रेरणादायक और मार्गदर्शक होगा। सदियों से यह बांज का पेड़ इस बात का साक्षी है। हमने हमारे पूर्वजों के समय से हम इस पेड़ की पूजा करते आ रहे हैं लगातार। ये हमारे वंशानुगत है, ये समझ लीजिए आप। और उसकी चरेक ऋषि या चरेक देवता, हम चरेक देवता के नाम से बोलते हैं, और हर साल भादों के महीने में इसकी पूजा करते हैं हम। इस पेड़ की पूजा या ऋषि की पूजा करते आ रहे हैं हम हमारे पूर्वजों के समय से। आप ये लगा दें कि इस पेड़ की जो बनावट है यहाँ तमाम दूसरे पेड़ों से अलग है। ये चरक ऋषि की कृपा समझ लीजिए, ये दिव्य स्थान है। और हमने ऐसे सुना है कि यहाँ पर चरक ऋषि महाराज का आश्रम था, जो अब लोगों ने मतलब ये है कि खेत बना दिए यहाँ पर, इसलिए उनका जो स्थान था वो विलुप्त हो गया। यह स्थान असंख्य दिव्य औषधियों से आज भी संपन्न है। इस गांव के लोग यहाँ उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटियों से अपनी चिकित्सा स्वयं ही कर लेते हैं। यहाँ पर इन जड़ी बूटियों का अपार भंडार है। वैसे तो पूर्ण हिमालय में है, और हिमालय की श्रृंखला में हम इस समय चरकान्य पर्वत की श्रृंखला में घूम रहे हैं, और यहाँ पर अपार भंडार है। एक कमी है यहाँ के ज्ञान की। पहले इनको यहाँ के ग्रामीण निकाल करके दोहन करके बाज़ार पहुँचाते थे, और अब यहाँ के ग्रामीणों को मैं देख रहा हूँ उनको इनका ज्ञान भी कम हो गया है, बहुत कम होगा। जब भी सभी लोग मिलते हैं कि हाँ हमारे बुजुर्ग इसको इस्तेमाल करते थे, ये तो पता नहीं क्या है, पता नहीं कौन सा घास है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है जैसा हम घूम रहे हैं ऐसे ही और टीम बनाकर अध्ययन की आवश्यकता है, और यहाँ से दोहन और साथ साथ और औषधियों के रोपण की भी आवश्यकता है, जो यहाँ पर हुआ करती थी या हो सकती हैं। चरक गांव से हमें ये एक जड़ी बूटी मिली, इसको मैं बोलूँगा शतावर। बॉटनिकल नेम है इसका एस्पेरिगस रेसिमोसस। अभी लोकल लोगों की मदद से हमने कुछ जड़ी बूटियाँ मंगाई उनसे, तो उन्होंने हमें ये सारी जड़ी बूटियाँ ला के दी हैं। आयुर्वेद में जिस जड़ी की सबसे ज़्यादा प्रशंसा होती है वो है ये वज्रदंती। ये असली चिरायता है। चिरायता जो है वो लिवर टॉनिक के रूप में और लिवर संबंधी बीमारियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और आयुर्वेद में इसकी जितनी प्रशंसा लिखी है उस हिसाब से ये निश्चित रूप से एक दिव्य औषधि। प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र के लोग इस पर्वत श्रृंखला को चरक की चोटी या चरक का डांडा कहते आए हैं। इस पर्वत को चरकान्य पर्वत यानी चरक का आरण्य कहा जाता है। का जो नाम लिखा है इस पहाड़ का, चरकारण्य पर्वत, ये हमने यार आपने तो रखा नहीं है। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर ही जो है चरक ऋषि रहा करते थे, और यहाँ से वो अपना जड़ी बूटियों का अनुसंधान या दवाइयों का अनुसंधान करते रहते। इस स्थान को स्वर्गीय वीरचंद सिंह गढ़वाली ने भी अपनी पुस्तक में महिमा मंडित किया है। भारत माँ के महान सपूत गढ़वाल गौरव स्वर्गीय वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म भी इसी क्षेत्र के रौणी सेरा गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है,
में निहत्थे कांग्रेस पठानों की सभा पर गोली चलाने के अंग्रेज हुक्मरानों के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था और इनके एक ही इशारे पर गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने अपनी बंदूकें नीचे झुका दी थी। 20 साल काला पानी और 7 साल निर्वासित जीवन व्यतीत करने वाले इस महान सेनानी ने चरख की चोटी का वर्णन अपनी पुस्तक भरत नगर पुस्तिका में कुछ इन शब्दों में किया है। मैंने लगभग भारत के 663 जिलों का भ्रमण किया है और शिमला, मसूरी, नैनीताल, पौड़ी, रानीखेत के हिल स्टेशनों को भी देखा है। संसार की बात मैं नहीं करता, मगर भारत भर में इस प्रकार की अद्वितीय रमणीक चोटी नहीं मिल सकती। मैंने खुद भी इस चोटी पर जाकर दिन और रात रहकर देखा है। यहाँ से गंगोत्री, हिमालय, दीवा का डांडा, नागदेव, चंद्रबदनी, लैंसीडाउन, लंगूरगढ़ी, चूलसैंड, इधर कोटद्वार नगर पड़ोसी हुई थाली के समान है। खो, सुखरो, मालनी, रामगंगा, बालावाली का पुल, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, नैनीताल, गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल सभी दिखाई देते हैं। रात में मसूरी, चकरौता, रुड़की, लक्सर, नजीबाबाद, बालावाली, धामपुर, नगीना और मुरादाबाद के रेलवे स्टेशनों की बिजली कंठमाला की भांति दिखाई देती है। ऐसा अलौकिक दृश्य, मन को मोहने वाली रमणीयता, इस स्थान की दिव्यता बरबस मंत्रमुग्ध करती है। महर्षि चरक के प्रति सदियों से चली आ रही यहाँ के लोगों की आस्था को भला कैसे अनदेखा किया जा सकता है। चरक संहिता में भी स्पष्ट रूप से ऋषियों के रहने का स्थान का अनेक जगह उल्लेख किया गया है। हिमवत् प्रभवः पथ्यः पुण्या देवर्षि सेवितः, अर्थात हिमालय पर्वत से निकली नदियों के तट पर ऋषि लोग निवास करते हैं, अतः वे नदियां पुण्य और पवित्र होती हैं। पवित्र नदी मालिनी का उद्गम इस स्थान को ऐतिहासिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण बना देता है। मालिनी नदी के दोनों तटों पर 14 मील के लंबे चौड़े भूभाग में कण्व आश्रम स्थित था। कण्व आश्रम 14 खंडों में विभाजित था, जिनमें आश्रम के विभिन्न क्रियाकलाप अलग अलग ढंग से संपन्न होते थे। आज भी चरकाण्य पर्वत से चौकी घाटा तक प्राचीन आश्रम के भग्नावशेष, मूर्तियाँ, आम्रकुंज, पतले बांस के घने वन, हवन कुंडों के अवशेष तथा टूटी फूटी अवस्था में गुफाएं देखने को मिलती है। शकुंतला जी रहती थी यहाँ पे, कर्ण जी रहते थे, तो यहाँ पे जो भरत का जो वो हुआ था, अच्छा बाल्यकाल थी यहीं पे हुआ था। अब यहाँ से उठा के इसको कर्ण आश्रम जो भावर में बनाया गया ना, अच्छा, तो यहीं से ले जाया गया है वो। ऐसा कहते हैं शकुंतला का वो था यहाँ पे, उसकी मतलब इसके लिए अभी भी कहते हैं कि ये ऊपर वहाँ वो मकान वो दिखाई दे रहा है, सामने दिख रहा हरा पेड़ दिखाई दे रहा है आपको सामने के बड़ा वाला। हाँ, तो वहाँ पे भी उनको तीर मिली, तीर बाण वो मिले। फिर यहाँ पे मतलब यार जब खोदा गया था यहाँ पे राख भी मिली। क्या मिली? राख। अच्छा, राख। अच्छा, उनका वो रहा होगा ना, कुंड बना हुआ। हाँ, उसमें राख भी मिली जब खुदाने गया। कण्व आश्रम महर्षि कण्व और उनकी विद्वता और पांडित्य के कारण तो प्रसिद्ध था ही, साथ ही प्राचीन काल की अनेक घटनाएं इस स्थान से जुड़ी हुई हैं। महर्षि विश्वामित्र द्वारा यहाँ पर रहकर घनघोर तपस्या करना और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र द्वारा स्वर्गलोक से मेनका नाम की अप्सरा को भेजना, मेनका द्वारा विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर उनके साथ रहना, फिर मेनका द्वारा एक कन्या को जन्म देना, जिसका पालन पोषण कण्व ऋषि ने पुत्रीवत इसी आश्रम में किया था। उस कन्या का नाम शकुंतला रखा गया। कालांतर में शकुंतला का गंधर्व विवाह हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के साथ हुआ और शकुंतला द्वारा भारत के भावी सम्राट भरत का जन्म भी इसी कण्व आश्रम में हुआ था।
महाराजा भरत के जन्म के कारण ही महाभारत के आदि पर्व में इस आश्रम का विशद वर्णन हुआ है। महान कवि कालिदास ने भी अपनी अमर कृति अभिज्ञान शाकुंतलम में इस स्थान को महिमा मंडित किया है। महाराजा भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और वे इंद्र के समान प्रतापवान थे। भरत से भारत कुल का नाम हुआ और भारत की कीर्ति बनी। यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि जिस महापुरुष के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष विख्यात हुआ, उस महापुरुष के संबंध में अभी तक भारत के इतिहास एवं विश्व के इतिहास में यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया कि भरत की जन्मभूमि कहाँ है। ऐतिहासिक दृष्टि से तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को ही भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। लेकिन भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हिमालय में स्थित कण्व ऋषि का गुरुकुल था, जहाँ पर देश विदेश के लगभग 20,000 छात्र विद्या अध्ययन किया करते थे और कण्व ऋषि इसके कुलपति थे। शिष्य तो गुरुकुल में रहते ही थे, यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में ऋषि मुनिगण भी रहा करते थे। इसी गिरि प्रदेश में मालनी नदी के दोनों तटों पर अनेक महर्षि गण निवास करते थे। महर्षि विश्वामित्र और कर्णों के अलावा भी यहाँ मुख्य रूप से कपिल, गौतम, गर्ग, कणाद, चैवन आदि प्राचीन ऋषियों के रहने के स्थान, वन कुंड, गुफाएं आदि के भग्नावशेष आज भी मिलते हैं। पुरानी मान्यताओं के आधार पर यहाँ के नाम आज भी प्रचलित हैं, जैसे कांडई अर्थात कण्वी, सोंडल्या धार यानी शकुंतला की धार, मैथाना यानी मेनका का स्थान, विस्तरकाटल यानी विश्वामित्र की कुटिया, कीमुसेरा यानी कणों का सेरा, चरेख ऋषि का मंदिर यानी चरक ऋषि का मंदिर। समय के साथ साथ वास्तविक नामों का अपभ्रंश होता चला गया। पूर्व वैदिक युग में यह स्थान ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र दक्ष प्रजापति के राज्य के अंतर्गत आता था, जिनकी राजधानी गढ़वाल के दक्षिण भाग कनखल में थी। चरक संहिता में भी महर्षि चरक ने ऋषियों के रहने का स्थान हिमालय, हिमवत पार्श्व में ऋषि परिषदें, उनमें भाग लेने वाले ऋषियों के नाम, अनेक उद्धरणों में यहाँ रहने वाले ऋषियों के नाम तथा दक्ष प्रजापति आदि का वर्णन किया है। हिमालय में जो हमारी प्रत्येक जो गंभीर विषय थे हमारे, सबसे पहले दीर्घ जीवन की कामना के लिए पहली संभाषा परिषद हुई। वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हिमवत पार्श्व माने हिमालय पर्वत के पार्श्व में माने बगल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय पर्वत के पास में कोई स्थान था, वहाँ सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए, कैसे रोगी स्वस्थ रहें इसका उन्होंने विचार विमर्श किया। मैक्सिमम माने 90% जो सेमिनार सिम्पोजिया चरक संहिता में वर्णित हैं वो सब हिमालय पर्वत के पास ही, उसके पार्श्व में ही वर्णित हैं। और साथ में जितने भी ऋषि महर्षि आयुर्वेद में हो अथवा हम भास्कर संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों को देखें, वेदों को देखें, तो जितने भी ऋषियों के नाम हैं वो सभी देवभूमि उत्तराखंड से ही संबंध अधिकांशतः रखते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि आचार्य चरक भी इसी देवभूमि से रहे। चरक ने कई स्थानों पर हिमवत पार्वत शब्द का प्रयोग किया है और ये एक ऐसा स्थान है जिसके पार्श्व में हिम प्रदेश है, हिमालय साफ दिखाई देता है और ये स्थान भी जनवरी, फरवरी और दिसंबर में हिमवत हो जाता है। तो ये निश्चित रूप से चरक की स्थली रही होगी, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग बार बार चरक संहिता में आया है। सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गहन अध्ययन करने पर चरक के काल का विश्लेषण किया, क्योंकि विद्वानों और इतिहासकारों ने चरक का काल 200 वर्ष ईसा पूर्व माना है, जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म 600 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। यदि चरक
बुद्ध के बाद होते तो चरक संहिता में बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं उल्लेख अवश्य मिलता, लेकिन चरक संहिता में सर्वत्र देवता, ऋषियों, गौ, गंगा, ब्राह्मण आदि की ही चर्चा है। वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण एवं उपनिषदों में महाभारत का नाम नहीं है। इसी प्रकार चरक संहिता में भी कुरुक्षेत्र की मुख्य घटना महाभारत युद्ध का या महाभारत कालीन किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। यदि चरक संहिता की रचना महाभारत के बाद हुई होती तो महाभारत युद्ध जैसी मुख्य घटना का उल्लेख अवश्य मिलता। चरक संहिता में महाभारत कालीन किसी भी व्यक्ति